Good evening, students. So let us continue with our lecture on the Israel-Palestine conflict and the current situation. तो हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कशन किए थे, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर सुना है तो अब तक आपको समझ में आया ही होगा कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा का मेन वजह क्या है। पैलेस्टीनियन अरब्स को बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं था कि उनके अरब लैंड पर कोई भी बाहर से आए हुए दूसरे कम्युनिटी, इस्लाम कम्युनिटी को छोड़कर कोई भी दूसरे कम्युनिटी के लोग अपना स्टेट, अपना बसेरा बनाए। लेकिन जब सच में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की मदद से इज़राइल ने अपना ज्यूइश स्टेट वहाँ पर कायम कर ही लिया, तब से पैलेस्टीनियन अरब्स की एक कोशिश रही थी इज़राइल को वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा, जितने भी वॉर्स हुए, जितने भी जंग हुए, उन सब जंग में ही एक ही नतीजा सामने आया, इज़राइल ही जीतता रहा। और जैसे जैसे इज़राइल जीतते गए वैसे वैसे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़, जो भी पैलेस्टीनियन के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर होना चाहिए था, वो सब धीरे धीरे इज़राइल के गिरफ्त में आ गया, जिससे कि पैलेस्टाइन का एरिया, उसका टेरिटरी काफ़ी छोटा बनता गया। और हम लोगों ने फ़िदाए हमले की बात की। वो हमला कब से शुरू हुआ? जब से इज़राइल की पैलेस्टीनियन लैंड दखल करने की वजह से लाखों पैलेस्टीनियन अरब लोग रिफ्यूजी बनकर इधर उधर भटकने लगे, दूसरे देशों में आसरा लेने के लिए गए। तभी से पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स हथियार उठा लिया और इज़राइली ज्यूज़ पर आक्रमण शुरू कर दिया। उनके इन आक्रमण को फ़िदाए अटैक्स के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़, वहाँ से ही कुछ मिलिटेंट्स पैदा हुए जिन्होंने इंतिफादा यानी कि एक वायलेंट अपराइजिंग शुरू किया इज़राइली गवर्नमेंट की साजिशें और इज़राइली गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़। और धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कैसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुआ। तो पीएलओ का मकसद क्या था? पीएलओ चाहता था किसी भी तरह से इज़राइल की चुंगल से पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ को लिबरेट करना। तो आज देखते हैं पीएलओ के पैदाइश के बाद, और हम लोगों ने शायद हमास के बारे में भी बात किया था, वो भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पैदाइश का वजह था पैलेस्टीनियन अरब्स पर इज़राइली ज्यूज़ का एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म और सितम। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और नवंबर 15, आपका नोट में जो पेज 9 है, पिछले दिन हम लोगों ने पेज 8 तक पढ़े थे। आज पेज 9 की फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू हो रहा है। देखिए, On November 15, 1988, a year after the outbreak of the First Intifada, the PLO declared the establishment of the Palestinian state from Algiers, Algeria. तो PLO के नेतृत्व में ही पैलेस्टीनियन अरब्स अपना स्ट्रगल जारी रखे थे इज़राइल की जुल्म और सितम के ख़िलाफ़। और 1988 की 15 नवंबर पीएलओ ने क्या घोषणा किया कि हम लोग पैलेस्टीनियन स्टेट बना रहे हैं। और ये डिक्लेरेशन कहाँ से हुआ? एल्जियर्स, यानी कि अल्जीरिया की कैपिटल सिटी एल्जियर्स, वहाँ से पीएलओ की ये डिक्लेरेशन आया। द प्रोक्लेम्ड स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर एक्चुअली बीन an independent state, as it has never had sovereignty over any territory in history. लेकिन जिस पैलेस्टीनियन स्टेट की घोषणा हो रही थी,
इतिहास गवाह है कि पैलेस्टाइन स्टेट कभी भी अपने टेरिटरीज पर संप्रभुता यानी सॉवरेन राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाया था। 1947 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो पार्टीशन प्लान बना था, जिसके मुताबिक पैलेस्टाइन के अंदर बहुत सारे टेरिटरीज आने वाला था, उन सब टेरिटरीज में पैलेस्टाइन आज तक कोई भी सॉवरेन पावर या अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं। तो द डिक्लेरेशन यानी कि पीएलओ ने जो डिक्लेरेशन किया अल्जियर्स से, द डिक्लेरेशन इज जनरली इंटरप्रेटेड टू हैव रिकॉग्नाइज्ड इजराइल within its pre-1967 boundaries and its right to exist. Following this declaration, the US and many other countries recognized the PLO. तो PLO ने जैसे ही घोषणा किया कि पैलेस्टाइन स्टेट बन रहा है अपने उन टेरिटरीज़ के ऊपर जो उसको मिलना चाहिए था सितंबर 1947 के पार्टीशन प्लान के मुताबिक, तब दो चीज़ें या दो बातें पूरे दुनिया भर की लोगों के सामने पेश हुआ। पहली बात तो ये कि इज़राइल भी एग्जिस्ट करता है पैलेस्टाइन के साथ साथ एक ज्यूइश स्टेट की हिसाब से, लेकिन वो इज़राइल होगा वो जिसके अंदर 1967 वॉर होने से पहले जो टेरिटरीज़ हुआ करता था, सिर्फ उन्हीं टेरिटरीज़ पर इज़राइल का दखल होगा। मतलब 1967 के वॉर के बाद इज़राइल ने काफ़ी पैलेस्टीनियन लैंड अपने कब्ज़े में कर रखा था। यहाँ तक इजिप्ट और सीरिया से भी काफ़ी हिस्सा उसने छीन कर अपने गिरफ्त में ले लिया था। तो पीएलओ की इस घोषणा के ज़रिए ये बात सबके सामने आया कि इज़राइल एग्जिस्ट करता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हिसाब से, लेकिन सिर्फ उन्हीं टेरिटरीज़ को लेकर जो 1967 की वॉर से पहले उसका हुआ करता था। लेकिन इस प्रोक्लेमेशन की वजह से एक सुविधा हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज़ किया, ऑफिशियली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज़ कर लिया, क्योंकि पीएलओ ने आखिर तक इज़राइल का एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया था। अब देखिए क्या हो रहा है। 1990 और 91 में गल्फ़ वॉर चला था। आपको पता है गल्फ़ वॉर क्यों हुआ था 1990-91 में? एक्चुअली ये जंग था बिटवीन इराक एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने क्या किया था, इराक के बगल में ही एक छोटी सी अरब राष्ट्र है जिसका नाम है कुवैत, और कुवैत बहुत सारा तेल भंडारों से समृद्ध है। तो जो भी कुवैत का दखल ले पाएगा उसके गिरफ्त में कुवैत का सभी तेल भंडार आ जाएगा। तो इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन का नज़र हमेशा कुवैत की उन ऑयल फील्ड्स पर रहा था, और उन ऑयल फील्ड्स पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए इराक ने एक दिन अचानक कुवैत पर आक्रमण कर दिया। तो कुवैत को इराक के चुंगल से छुड़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति लेकर यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज की मदद से इराक को आक्रमण कर दिया था, और जो जंग चला था साल भर उसी को कहा जाता है गल्फ़ वॉर। दो गल्फ़ वॉर है, गल्फ़ वॉर 1, गल्फ़ वॉर 2। तो हम जिस गल्फ़ वॉर की बात कर रहे हैं इराक और यूएस के बीच, वो है गल्फ़ वॉर 1 1990-91। तो जब गल्फ़ वॉर चल रहा था तब आराफत यानी कि पीएलओ का चेयरमैन यासिर आराफत ने क्या किया, सपोर्टेड सद्दाम हुसैन्स इन्वेजन ऑफ कुवैत एंड अपोज्ड द यूएस लेड कोalition अटैक ऑन इराक। तो जब 1990-91 में गल्फ़ वॉर चल रहा था तो यासिर आराफत ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को समर्थन किया, उनका कुवैत पर आक्रमण को भी समर्थन किया यूएस के खिलाफ। तो जैसे ही गल्फ़ वॉर ख़त्म हुआ
तब क्या हुआ? कुवैती अथॉरिटीज़ फोर्सibly pressured nearly 2 लाख पैलेस्टीनियंस टू लीव कुवैत। तो क्या हुआ? क्योंकि यासर अराफत ने कुवैत को समर्थन ना करके गल्फ़ वॉर के वक्त इराक़ को समर्थन किया था, तो इस वजह से जैसे ही गल्फ़ वॉर ख़त्म हुआ, यूएस और यूनाइटेड नेशंस के आर्मी लोग कुवैत को इराक़ की चुंगल से छुड़ाने में कामयाब हो गया, तभी कुवैत की सरकार ने एक प्रतिशोध, एक इंतकाम लिया। क्या था वो इंतकाम? कुवैत में जितने भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ ने आसरा लिया था, उन सब को चुन चुन कर ये कुवैत से बाहर निकाल दिया। ओके, एक रिवेंज के तौर पे। तब क्या हुआ? द पॉलिसी विच पार्टली लेड टू दिस एक्सोडस मतलब ये जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ कुवैत में रहते थे, उनको बाहर निकालने का ये जो प्रक्रिया was a response to the alignment of PLO leader यासिर अराफत with सद्दाम हुसैन। तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि यासिर अराफत ने सद्दाम हुसैन का पक्ष लिया था कुवैत के खिलाफ, इसलिए कुवैती सरकार ने वॉर के तुरंत बाद पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को अपने देश से बेघर कर दिया, बाहर निकाल दिया। Arafat's decision also severed relations with Egypt and many of the oil-producing Arab states that supported the US-led coalition। तो जब US-led coalition आकर कुवैत को इराक़ के चुंगल से छुड़ा रहा था, तो इजिप्ट और काफ़ी सारे अरब स्टेट्स सब US के पक्ष में था, क्योंकि कुवैत का आक्रमण, कुवैत के ऊपर इराक़ का आक्रमण किसी ने भी समर्थन नहीं किया था। तो जब यासिर अराफत ने सद्दाम हुसैन को समर्थन किया, तो दूसरे अरब देश इंक्लूडिंग इजिप्ट, जो कि यूएसए को समर्थन कर रहा था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, वो सब पीएलओ के खिलाफ चले गए। आफ्टर द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़, many Arab states that backed the coalition cut off funds to the PLO, which brought the PLO to the brink of crisis। तो पीएलओ को बहुत सारा फिनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद मिलता था अरब स्टेट्स से, जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, ये सब देश पीएलओ को बहुत सारा फंड का जुगान देता था। लेकिन जैसे ही पीएलओ की यासिर अराफत ने सद्दाम को समर्थन करते हुए कुवैत के खिलाफ चले गए, तो सभी अरब देशों ने गल्फ़ वॉर के ख़त्म होने के बाद पीएलओ को आर्थिक मदद करना भी बंद कर दिया, जिसके वजह से पीएलओ की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी बदतर हो गया। इन द आफ्टरमाथ ऑफ द 1991 गल्फ़ वॉर, the coalition's victory in the Gulf War opened a new opportunity to advance the peace process। तो 1991 के गल्फ़ वॉर के ख़त्म होने के बाद एक मौका आया कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच फिर से एक निगोशिएशंस, एक बातचीत नए सिरे से शुरू हो। द यूएस लॉन्च्ड अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव in cooperation with Russia, which resulted in the October 1991 Madrid Peace Conference। तो रशिया और यूएसए ने मिलकर एक डिप्लोमेटिक, एक कूटनैतिक प्रयास शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1991 की अक्टूबर में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसका मकसद था इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच पीस यानी शांति प्रक्रिया शुरू करना। द कॉन्फ्रेंस वॉज होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय यूएस एंड यूएसएसआर। तो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? स्पेन की मैड्रिड में। तो जाहिर है स्पेनिश गवर्नमेंट ने इस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया, और यूएसए और यूएसएसआर ने स्पेनिश गवर्नमेंट ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, और यूएस और यूएसएसआर ने इसको आर्थिक मदद दिया।
The Madrid Peace Conference was an early attempt by the international community to start a peace process through negotiations involving Israel and the Palestinians, as well as Arab countries including Syria, Lebanon and Jordan. तो देखिए, ये जो मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, इसका मकसद था इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया शुरू करना। और इस शांति प्रक्रिया में सिर्फ इज़राइल और पैलेस्टाइन ही नहीं थे, बल्कि वो सभी अरब स्टेट्स जो इज़राइल के साथ जंग में शामिल हुआ करता था और जहाँ से काफ़ी टेरिटरीज़ इज़राइल ने छीन कर अपने गिरफ्त में ले लिया था, उन सब देशों के सरकारों को भी इनवाइट किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, जैसे सीरिया, जॉर्डन और लेबानन, और ये भी आए उस कॉन्फ्रेंस में। The Palestinian team, due to Israeli objections, was initially formally a part of a joint Palestinian-Jordanian delegation and consisted of Palestinians from West Bank and Gaza without open PLO associations. तो क्योंकि इज़राइल को नामंजूर था, इज़राइल को पसंद नहीं था, इस वजह से PLO की किसी भी सदस्य को मौका नहीं मिला इस कॉन्फ्रेंस में, इस पीस प्रोसेस में शामिल होने का। तो PLO की कोई भी मेंबर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होने की वजह से देखिए क्या होता है। यहाँ पर जॉर्डनियन डेलीगेशन और उनके साथ वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी राज कर रहा था, सिर्फ उन्हीं को रिकॉग्निशन दिया गया। PLO को कोई भी बातचीत में आमंत्रित नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ? एक्चुअली मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो देखिए 1993 टू 2000 ये जो वक्त है, 1993 से शुरू करके 2000 तक एक बहुत लंबा पीस प्रोसेस शुरू हुआ था। कहाँ पर? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ पर है? नॉर्वे। ओस्लो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। तो इस यूरोपियन सिटी में दोबारा पीस प्रोसेस इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस कोई सक्सेसफुल रिज़ल्ट नहीं ला पाया। तो जनवरी 1993 में इज़राइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन निगोशिएटर्स, तो देखिए इस बार PLO की निगोशिएटर्स को बुलाया जा रहा था। Israeli and Palestine Liberation Organization negotiators began secret negotiations in Oslo, Norway. तो बहुत ही गुप्त रूप से ये निगोशिएशन शुरू हुआ ताकि दूसरा कोई इसमें अड़चन ना डाल सके। On September 9, 1993, Yasser Arafat sent a letter to Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin stating that the PLO officially recognized Israel's right to exist and officially renouncing terrorism. ओके, तो देखिए इसमें काफ़ी लिबरल और काफ़ी प्रोग्रेसिव कुछ एक्शंस लिया गया, जहाँ पे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासर अराफत ने सितंबर 9, 1993 में इज़राइल के उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इशाक राबिन को एक लेटर भेजा जिसमें PLO ने ऑफिशियली इज़राइल की एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया और साथ में ये वचन भी दिया कि अब से पैलेस्टीनियन नागरिक या फिर PLO की कोई भी सदस्य इज़राइल के खिलाफ टेररिज्म को नहीं इस्तेमाल करेगा। On September 13, Arafat and Yitzhak Rabin signed a declaration of principles in Washington, D.C. on the basis of the negotiations between Israeli and Palestinian teams in Oslo, Norway. तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इज़राइली प्राइम मिनिस्टर इशाक राबिन के बीच जो भी बातचीत हुआ उसके आधार पर वॉशिंगटन में एक डिक्लेरेशन दोनों ने साइन किया। एक तरफ अराफत, दूसरी तरफ राबिन ने कुछ डिक्लेरेशन साइन किया
जिसके ज़रिए दोनों स्टेट पैलेस्टाइन और इज़राइल का को एग्जिस्टेंस यानी एक साथ रहने का एक मौका मिला। The declaration was a major conceptual breakthrough achieved outside the Madrid framework। तो इस डिक्लेरेशन की वजह से एक आशा, एक होप की रोशनी सबको दिखाई दिया कि चलो अब से शायद इन दोनों देशों के बीच टेंशन कुछ कम होगा, क्योंकि इज़राइल ने भी पैलेस्टाइन का सॉवरेन अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया है और पीएलओ ने भी इज़राइल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्वीकार कर लिया है। तो आफ्टर दिस अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन नोन एज द ओस्लो पीस प्रोसेस बिगैन। तो इसके बाद से ही ओस्लो के ये पीस प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब देखिए पेज 10 की सेकेंड पैराग्राफ। ड्यूरिंग द ओस्लो पीस प्रोसेस throughout the 1990s, as both sides obligated to work towards a two-state solution, Israel and Palestine Liberation Organization negotiated unsuccessfully and tried to reach a mutual agreement। तो मतलब ये जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ, इसमें दोनों पक्ष, एक तरफ इजरायली गवर्नमेंट, दूसरी ओर पीएलओ, दोनों ही कोशिश कर रहे थे एक टू स्टेट सॉल्यूशन तक पहुंचने की, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़, ऐसे क्षेत्र थे जिसमें दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पा रहे थे। One of the features of the Oslo peace process was the establishment of the autonomous governmental authority, the Palestinian Authority and its associated governing institutions to administer the Palestinian communities in the Gaza and West Bank। तो ओस्लो पीस प्रोसेस का एक मुख्य एजेंडा, एक मुख्य विषय क्या था कि पैलेस्टाइन रेगुलेटेड जो टेरिटरीज़ होगा, ख़ास करके गाज़ा और वेस्ट बैंक, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि गाज़ा और वेस्ट बैंक को एडमिनिस्टर करेगा। ड्यूरिंग द ओस्लो पीस प्रोसेस थ्रू आउट द 1990s, द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वॉज सीडेड अथॉरिटी फ्रॉम इज़राइल ओवर वेरियस रीजन्स ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। तो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के काफ़ी सारे हिस्से जिस पर इज़राइल ने कब्ज़ा जमा रखा था, वहाँ से इज़राइल ने अपना कब्ज़ा उठाने लगा, अपना क्लेम छोड़ने लगा और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वहाँ पर अथॉरिटी और दायित्व देने लगा। दिस प्रोसेस गेव इट गवर्नमेंटल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी ओवर मेनी पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़। It also gave the Palestinian Authority many of the components of a modern government and society, including a Palestinian police force, legislature and other institutions। तो एक मॉडर्न स्टेट को गवर्नमेंट चलाने के लिए जो जो इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी को लगभग वो सभी इंस्टीट्यूशंस इज़राइल ने देने की कोशिश किया, जैसे एक इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स, एक लेजिस्लेचर, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो पैलेस्टाइन को ज़रूरत पड़ेगी अपने टेरिटरीज़ को गवर्न करने के लिए। इन रिटर्न फॉर दिस कॉन्सेशंस, तो ये सब जो इज़राइल ये इतने सारे फैसिलिटीज़ पैलेस्टाइन को दे रहा था, कॉन्सेशंस मतलब फैसिलिटीज़ जो कि इज़राइल पैलेस्टाइन को दे रहा था, इसके बदले में इन रिटर्न फॉर दिस कॉन्सेशंस इज़राइल ने क्या क्या मांग किया, देखिए। The Palestinian Authority was asked to promote tolerance for Israel within Palestinian society and acceptance of Israel's right to exist। इसका क्या मतलब हुआ? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वचन देना होगा कि वो इज़राइल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लेगा और पैलेस्टीनियन की कोई भी नागरिक को
टेररिज्म या फिर दूसरा कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटी करने का इजाज़त नहीं देगा। यानी कि इज़राइल के खिलाफ पैलेस्तीनियन नागरिक कभी भी टेररिज्म या अन्य कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी को नहीं आजमाएगा। पैलेस्तीनियन अथॉरिटी को ये वचन देना था। One of the most contentious issues surrounding this peace process is whether the Palestinian Authority in fact met its obligations to promote tolerance. तो contentious issues मतलब जो इशू पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कुछ झमेला चलता रहता है, ऐसा एक इशू था कि क्या सच में पैलेस्तीनियन अथॉरिटी इज़राइल को दिए हुए वचन को रखेगा? क्या वो सच में इज़राइल के प्रति अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाएगा? पैलेस्तीनियन नागरिकों को समझाएगा कि वो इज़राइल को किसी भी तरह से तंग ना करे? क्या पैलेस्तीनियन अथॉरिटी ने सच में इसको मान लिया? There is a specific evidence that the Palestinian Authority actively funded and supported many terrorist activities and groups. तो पैलेस्तीनियन अथॉरिटी वचन देने के बावजूद भी पैलेस्तीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आर्थिक तौर पे मदद करते रहे ताकि वो इज़राइल के खिलाफ टेररिस्ट एक्ट्स कर सके। तो टेररिज्म चलता रहा इज़राइल के खिलाफ और पैलेस्तीनियन अथॉरिटी की मदद से ही ये सब चलता रहा। Palestinians stated that any terrorist acts stemmed from Israel not having conceded enough land and political power to win support among ordinary Palestinians. तो ऑर्डिनरी जो आम पैलेस्तीनियन नागरिक थे उनको तब भी लग रहा था कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। जो सब टेरिटरीज़ पर पैलेस्टाइन को बनाया गया है वो काफ़ी नहीं था और जिस हद तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी यानी पावर मिलना चाहिए था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को उतना पावर तब भी इज़राइल ने नहीं दिया था। तो इससे क्या हुआ? इज़राइलीज़ दूसरी तरफ उन्होंने दावा किया दैट दिस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म वेर बिकॉज द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ओपनली एनकरेज्ड and supported incitement against Israel and terrorism. तो इज़राइली सरकार को ये लग रहा था कि टेररिज्म अब भी चल रहा है। इसका वजह ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टेररिस्ट ग्रुप्स को इंसाइटमेंट दे रहे हैं, यानी कि उकसा रहे हैं इज़राइल के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए और उनको फिनेंशियल मदद भी दिए जा रहे हैं। There was an increasing disagreement and debate among the Israelis about the amount of positive results and benefits produced by the Oslo process. तो जैसे दिन आगे बढ़ता रहा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, वो अपने टेररिस्ट संगठनों को मदद कर रहा था इज़राइल के खिलाफ लड़ाई और टेररिज्म जारी रखने के लिए। तब ओस्लो पीस प्रोसेस का जो मकसद, जिस उद्देश्य से ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, वही जैसे क्वेश्चन के सामने आ गया कि क्या ज़रूरत थी ओस्लो पीस प्रोसेस का, जब अल्टीमेटली इज़राइल और पैलेस्टाइन में पीस किसी भी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सपोर्टर सेट मतलब जो लोग ओस्लो पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा था, उनका क्या कहना था कि इट वॉज प्रोड्यूसिंग एडवांसेस लीडिंग टू अ वायबल पैलेस्टीनियन सोसाइटी विच वुड प्रोमोट जेन्युइन एक्सेप्टेंस ऑफ इज़राइल। तो जो सब समर्थक ओस्लो पीस प्रोसेस के समर्थन में थे, उनका मानना था कि नहीं, एटलीस्ट 2 स्टेट सॉल्यूशन तक तो हम पहुँचे, कम से कम पैलेस्टाइन ने इज़राइल का एग्जिस्टेंस को स्वीकार लिया और इज़राइल ने भी पैलेस्टाइन को एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पाने में मदद किया। तो इतना एडवांस तो हुआ जो ओस्लो पीस प्रोसेस से पहले नहीं हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए, इन February 1994
Baruch Goldstein, a follower of the Kutch Party, murdered 29 Palestinians and wounded 125 at the Cave of Patriarchs in Hebron, which became known as the Cave of the Patriarchs massacre. तो क्या हुआ, बरूच गोल्डस्टाइन नाम की एक यहूदी, एक ज्यूइश आदमी जो कि कच पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने गुस्से में आकर काफ़ी इंतकाम के आग में जलकर उसने 29 पैलेस्टीनियन लोगों को मर्डर कर दिया। कहाँ पर? हेब्रॉन नाम की एक सिटी में, जहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कल्पचरल आर्किटेक्ट है केव ऑफ द पैट्रियार्क्स, वहाँ पर, जो केव ऑफ द पैट्रियार्क्स मैसाकर नाम से परिचित हो गए। तो ये क्यों किया? बरूच गोल्डस्टाइन नाम की कच पार्टी की इस मेंबर ने ऐसा काम क्यों किया? एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज टू द मैसाकर। तो इसने रिवेंज लिया, क्यों? क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की मदद से पैलेस्टीनियन के टेररिस्ट संगठन तब भी इज़राइल पर आक्रमण किए जा रहे थे। तो इस बात की रिवेंज लेने के लिए ही बरूच गोल्डस्टाइन ने ऐसा घिनौनी हरकत किया। लेकिन जैसे ही गोल्डस्टाइन ने ये हरकत किया, बदला लेने के लिए पीएलओ ने क्या किया? देखिए, इन अप्रैल 1994 एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज टू द मैसाकर, मैसाकर मतलब केव ऑफ द पैट्रियार्क्स मैसाकर, इन अप्रैल 1994 हमास भी एक मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था पैलेस्टाइन के अंदर। तो हमास ने क्या किया? लॉन्च्ड सुसाइड अटैक्स टारगेटिंग द इजरायली सिविलियन पॉपुलेशन इन मेनी लोकेशंस थ्रू आउट Israel. However, once the Hamas started to use these means, it became a regular pattern of action against Israel. तो हमास ने बदला लेने के लिए बहुत सारे इजरायली सिटीज़ में सुसाइड बॉम्बिंग, सुसाइड अटैक्स शुरू कर दिया। और हमास की ये जो तरीका था बदला लेने का, वो धीरे धीरे हमास की एक रेगुलर एक्टिविटी में बदल गया, जो इज़राइल के खिलाफ कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जाने लगे। ऑन सितंबर 28, 1995 प्राइम मिनिस्टर इशाक रबीन, यानी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर इशाक रबीन और पीएलओ के चेयरमैन यासर अराफत ने फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया, इजरायली पैलेस्टीनियन इंटरिम एग्रीमेंट। कहाँ पर? ऑन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप इन वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में दोनों ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, which marked the conclusion of the first stage of negotiations between Israel and